Dear students, good morning. Welcome to Amrit Senior Secondary School. Students, आज मैं आपको 10वीं कक्षा की हिंदी का अगला पाठ जो है पाठ नंबर 10, जो कि एक कहानी है, नर्स कहानी, जिसकी लेखिका है कला प्रकाश, वो पढ़ाऊंगी। लेकिन उस कहानी को शुरू करने से पहले हम लेखिका कला प्रकाश के थोड़ा सा परिचय करेंगे। सिंधी की अग्रणी लेखिका यानी कि सबसे पहली लेखिका सिंधी की कला प्रकाश का जन्म 2 जनवरी 1934 ईस्वी में कराची, पाकिस्तान में हुआ। इन्होंने एमए तक की शिक्षा ग्रहण की। ये महाराष्ट्र के उल्हासनगर के महाविद्यालय में प्राध्यापिका रही। बाद में दुबई के विद्यालय में प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल के पद पर रही। इनकी पहली कहानी दोही बेदोही मुंबई की एक साहित्यिक पत्रिका नई दुनिया में प्रकाशित हुई। 1953 से लेकर अब तक ये सिंधी साहित्य की विभिन्न विधाओं का सृजन कर सिंधी साहित्य की सेवा कर रही हैं। इनकी रचनाओं में हिक दिल हजार अरमान, शीशे जी दिल, हिक सपनों सुखन जो, हयाती होतनरी, वक्त विथ्यू बिशो टीपू, आरसी आड़ो, प्यार, पखंजी, प्रीत, समुद्रे किनारे, औखा पंथ प्यार जा ये उपन्यास है। मुर्क ए ममता, वारन में गुल, इंतज़ार कहानी संग्रह, ममता जू लहरू 1963 में और ममता जू लहरू 2006 में एक काव्य संग्रह है, तथा जे हिन्नरे मंज हुरन यात्रा वृतांत उल्लेखनीय हैं। ये सारे उपन्यास जो है सिंधी में लिखे गए हैं, जहाँ ये जो जितने भी इनकी कविताएं हैं या काव्य संग्रह है सभी हिंदी में हैं। इनकी खास दिलचस्पी महिलाओं के मुद्दों पर रही है। सिंधी साहित्य में इनके अपूर्व योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 1961 में ममता जू लहरू काव्य संग्रह को अखिल भारतीय सिंधी बोली और साहित्य की ओर से बेस्ट बुक ऑफ द ईयर अवार्ड और 1993 में महाराष्ट्र सिंधी अकादमी की ओर से तथा 1994 में आरसी आड़ो उपन्यास पर साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। श्रीमती कला प्रकाश और श्री मोती प्रकाश दोनों ही एक ऐसे लेखक दंपति हैं जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से अलंकृत यानी कि सम्मानित किया गया है। आज आगे हम इसकी कहानी का थोड़ा सा परिचय करेंगे। प्रस्तुत कहानी नर्स के सेवा भाव और ममता यानी कि ममता को रोगी के हित में प्रस्तुत करती है। साथ ही एक बच्चे और मन के भावों को भी सशक्त मजबूत ढंग से अभिव्यक्त यानी कि उन्हें प्रस्तुत करती है। नर्सिंग केवल एक व्यवसाय, पेशा या करियर नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा है। नर्स अस्पताल का अभिन्न हिस्सा होती है। नर्स का कर्तव्य रोगी का इलाज करना, उसकी देखभाल करना ही नहीं, बल्कि उसका दायित्व यानी कि जिम्मेदारी रोगी की मनस्थिति यानी कि उसके मन की स्थिति से परिचित होकर उसे उसके अनुरूप व्यवहार करना भी है। इस कहानी में अस्पताल में दाखिल 6 वर्षीय महेश को अपनी माँ के बिना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में सिस्टर सुजान चिकित्सा और उपचार के अतिरिक्त अपनी बातचीत और व्यवहार से उसे माँ जैसी ममता, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सिस्टर सुजान इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है। ये कहानी जो है महेश और सिस्टर सुजान के इर्द गिर्द ही घूमती है। सिस्टर सुजान की शादी नहीं होती है, ना ही उसका भी बच्चा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो बच्चों के साथ इस तरह घुल मिलकर बात करती है कि वो बच्चों को अपने आप में ही ढाल लेती है। सिस्टर सुजान का व्यवहार और आत्मीयता महेश के लिए किसी भी औषधि दवाई से अधिक उपयोगी साबित होती है। सिस्टर सुजान महेश का विश्वास जीत उसका मनोबल बढ़ाती है यानी कि उसके मन के विश्वास को बढ़ाती है और प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में बदल देती है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ जो कि हमारी हालात से हमारे काबू से बाहर होती हैं, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थिति में यानी कि अपने काबू में करना अनुकूल परिस्थितियाँ ही कहलाती हैं। प्रस्तुत कहानी सिंधी से हिंदी में अनुदित है यानी कि ये जो कहानी है वो सिंधी से हिंदी में अनुवाद की गई है। ये अपनी भावभूमि, भाषा शैली और प्रस्तुति की दृष्टि से अनुपम है। कथानक में निरंतर रोचकता है। भाषा और भावाभिव्यक्ति पात्रों की मनोवृत्ति यानी कि मन के भाव के अनुरूप है। सहज सरल संवाद सहृदय पाठक को घटनाक्रम से जोड़े रखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी कहानी नर्स शुरू करते हैं। 6 साल के नन्हे से बेटे को सरस्वती कैसे समझाए कि वह उसके पास अस्पताल में नहीं रह सकती। अस्पताल के कायदे से बेखबर नन्हा तो माँ से रोता हुआ बस यही रट लगाए रहा, मत जाओ मम्मी, प्लीज़ तो मत जाओ। स्टूडेंट्स,
इस कहानी में जो हमने शुरुआत की है, इसमें 6 साल का एक बेटा है, लड़का है, जिसका नाम है महेश, जिसका ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो अस्पताल में है। लेकिन उसकी मम्मी उसके मिलने आई हुई है। अब वो मम्मी को वापस नहीं जाने दे रहा है, जिसके कारण उसकी माँ जो है, जिसका नाम है सरस्वती, वो परेशान हो बैठती है। वो इधर उधर देखती है, लोग जा रहे हैं, जो मिलने का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन उसका बेटे उसे जाना नहीं दे रहा है। तब एक 9 वर्ष का वहाँ पे जो वार्ड में बच्चा है, उसको कहती है कि वो उसे कोई कहानी सुनाए या कविता सुनाए, जिससे वो बातें करते हुए वो वहाँ से निकल जाएगी। सरस्वती एक लंबी सांस लेकर बेटे के पलंग के पास रखे स्टूल पर बैठ गई। बेटे के गालों पर हाथ फिराकर कहने लगी, देखो बेटे, वार्ड में कितने बच्चे हैं, किसी की मम्मी है उनके पास? महेश अपने नन्हे तन को कसमसाता बोला, भले ही किसी भी मम्मी ना हो, पर मैं आपको नहीं जाने दूंगा। सरस्वती परेशान हो गई। उसने 2-4 बार कहा जा चुका है कि समय पूरा हो गया है, अब आप जाइए। जब वह 4 बजे वार्ड में दाखिल हुई तो महेश माँ को देखते ही तड़प तड़प कर रो उठा था। उसे दिलासा देने के लिए ही बोलना पड़ा था कि अब वह घर नहीं जाएगी, पर जाना तो था ही। वार्ड में कुल 12 बच्चे थे। दूसरे सभी बच्चों के पास आए हुए मुलाकाती 6 बजते बजते जा चुके थे और 6:15 बजे जाने पर भी वह यहीं बैठी थी। सरस्वती की घूमती निगाहों ने देखा, सभी बच्चे महेश को ही ताक रहे हैं। कुछ देर पहले ही 9 नंबर बेड वाला बच्चा बताकर गया था कि ऑपरेशन के बाद होश में आते ही महेश मम्मी मम्मी पुकारता जोर जोर से चिल्लाया था। सरस्वती को ख्याल आया, 9 नंबर वाला बच्चा समझदार और दूसरे बच्चों से बड़ा, शायद 10 वर्ष का होगा, शायद वही उसकी मदद कर सके। इसलिए वह उसके पास जाकर बोली, बेटे तुम आकर महेश से थोड़ी बातें करो तो मैं यहाँ से खिसक जाऊँ। ये जो पंक्तियाँ हैं, ये सरस्वती जो है 9 नंबर बेड वाले बच्चे को कहती है, क्योंकि वो लड़का उसे समझदार लगता है। बच्चे ने कहा कि वह पहले भी महेश से 2-3 बार बात करने की कोशिश कर चुका है, पर वह उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। सरस्वती बोली, अब तुम उसे कोई कविता या कहानी सुनाना, तब मैं निकल जाऊंगी। बालक को महेश के पास छोड़कर वह वार्ड में से ऐसे निकली जैसे कोई चोर। जाते जाते उसने महेश की पुकार सुनी जरूर, परंतु जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती अस्पताल के गेट के पास आ पहुंची। एक बार वार्ड नंबर 11 की तरफ देखा, जो कि बच्चों का वार्ड था। उसकी आंखें कब बहने लगी उसे पता ही नहीं चल पाया था। आंखें पोंछती वह सड़क पर आ गई। वार्ड में 9 नंबर बेड वाला बच्चा महेश को समझाते हुए कह रहा था, चिल्लाओगे तो दर्द ज़्यादा होगा। पर महेश उसे सुना अनसुना कर मम्मी मम्मी की रटन लगाता रहा। अचानक उसे याद आया कि महेश की मम्मी ने कहानी सुनाने के लिए कहा था, सो फिर से बोला, तुम रोना बंद करो तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। मुझे नहीं कहानी सुननी, महेश तुलसी से बोला। 2-4 मिनट बाद ही 9 नंबर वाला बच्चा वापस अपने बिस्तर पर चला गया। 6:45 बजे खामोश वार्ड में केवल 5 नंबर वाले महेश की हिचकी भरी मम्मी मम्मी की रट सुनाई दे रही थी, क्योंकि सरस्वती उसको बिना बताए चली गई थी, तो इसलिए वो रो रहा था। इस वक्त अक्सर वायुमंडल में गहरी उदासी छाई रहती है, क्योंकि 6 बजे के बाद सभी मिलने वाले जो हैं अपने अपने घर चले जाते हैं। तो वार्ड में एक कह सकते हैं कि एक सुनसान सी चुप्पी थी। चुपचाप बैठे हुए बच्चे वार्ड में आते जाते डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय व मेहतरानी वहाँ पर काम करने वाली औरत को देख शायद इसी सोच में डूबे जाते कि फिर 24 घंटों के बाद अपने घर वालों का मुंह देख सकेंगे। 7 बजे मरिंडा व मांजरेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आई। मरीजों के बिस्तर ठीक करती आपस में धीरे धीरे बातचीत करती हुई जैसे ही 4 नंबर बिस्तर पर पहुंची, तब मरिंडा ने मांजरेकर से कहा, देखो कैसे इस बच्चे ने अपना मुंह ये बच्चा चद्दर में मुंह छुपा लिया है। रोज शाम को 6 बजे जैसे ही इसके पिता मिलकर जाते हैं, वैसे ही ये बच्चा चद्दर में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर देता है। मांजरेकर बोली, इट्स सैड। 4थे नंबर का बिस्तर सही करते ही मरिंडा बच्चे से बोली, इट्स सैड का मतलब कि ये बहुत ही बुरा है, कि देखो तुम्हारा पलंग कितनी अच्छी जगह पर रखा हुआ है, खिड़की के पास। अरे खिड़की के बाहर तो देखो, आसमान दिख रहा है। और उसने उसके मुंह से चद्दर हटा दी। बच्चे ने नैपकिन उठाकर आंखें पोंछी और मरिंडा का कहा मानकर खिड़की के बाहर देखने लगा। 5 नंबर का बिस्तर ठीक करते हुए मांजरेकर ने कहा, ये बच्चा तो मम्मी को पुकारता हुआ इतना रोया है कि मन ही विचलित हो गया। देखो ना अभी भी कैसे कांप रहा है।
मरिंडा बोली, सच में हमें रोज इन बच्चों के पास बैठकर प्यार और अपनेपन से बातें करनी चाहिए। मांजरेकर ने बालक की चद्दर ठीक कर उसे कंधों तक ढकते हुए कहा, यहाँ तो मरने की फुर्सत नहीं, इन बच्चों के साथ किस वक्त बैठकर बातें करें। मरिंडा ने नैपकिन से बच्चे का मुंह साफ करते मुस्कुराते हुए पूछा, पानी पियोगे? फिर उसके जवाब का इंतजार ना कर पानी भरा गिलास जैसे ही उसकी तरफ बढ़ाया, महेश ने मुंह फेर लिया। मरिंडा पानी का गिलास वापस रख बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर आगे बढ़ गई। फिर वही शांति, जैसे वहाँ कोई ना हो, केवल 12 पलंग और हर पलंग पर एक छोटा सा कबर्ड, जिसे साइड टेबल की तरह भी काम लिया जाता है। उस पर पानी का गिलास व जग। सब बच्चों के बिस्तर एक जैसे, हर बिस्तर के पायताने ब्राउन रंग का कंबल, पायताने जाने की पैरों वाले स्थान पर ब्राउन रंग का कंबल एक ही तरीके से लिपटा हुआ। कोई किसी से अलग नहीं, 12 बच्चे ही एक जैसे लग रहे हैं। 8 बजे सिस्टर सुजान ने वार्ड में आते ही कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। एक और 9 नंबर वाले बच्चे को उसके स्वागत के लिए बिस्तर पर उठकर बैठ गए। सिस्टर ने उनकी ओर हाथ हिलाया और बच्चों का टेम्परेचर देख रिकॉर्ड करती रही। उन्हें दवा का डोज पिलाने लगी। सुजान जब 9 नंबर बेड के पास पहुंची तो वह बोला, सिस्टर जो 5 नंबर का है ना, सारा दिन मम्मी मम्मी कहकर रोया है। मेरा तो जिस दिन ऑपरेशन हुआ था, मैंने क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह, जो कि क्रिश्चियनों के एक भगवान हैं, उनको कहा जाता है, क्राइस्ट को याद किया था। सिस्टर उसे एक कैप्सूल और गोली देती बोली, 5 नंबर अपनी माँ को ही क्राइस्ट समझता है। माँ को कैसे क्राइस्ट समझता होगा? उस बच्चे ने सिस्टर सुजान से पूछा। सुजान ने 8 नंबर की तरफ बढ़ाते हुए जवाब दिया, तुम्हें इस बात का जवाब बाद में दूंगी, तब तक गुड नाइट। स्टूडेंट्स, आज हम इतनी ही कहानी पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी जो आपने इस होमवर्क में से आपने इस कहानी को सुनकर उसमें से लिखने हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी और लेखिका का नाम लिखें। दूसरा प्रश्न है, महाविद्यालय में आप किस पद पर आसीन थी? इसमें लेखिका के बारे में पूछा गया है। लेखिका की पहली कहानी का नाम बताएं। प्रस्तुत कहानी नर्स किस विषय पर आधारित है? पांचवा प्रश्न है, सरस्वती के बेटे का क्या नाम है और वह कहाँ पर था? सातवां प्रश्न है, महेश किसकी भाषा से प्रभावित होता है? आठवां प्रश्न है, सिस्टर सुजान ने अपने बेटे का क्या नाम बताया? स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके आपने अर्थ लिखने हैं। पहला है ममतव, दूसरा है व्यवसाय, तीसरा है व्यवहार, चौथा है अनुपम और पांचवा है मनोवृत्ति। आपने इस कहानी को अच्छी तरह से सुनना है और इस होमवर्क को अपनी कॉपीज पे अच्छे से लिखना है। धन्यवाद।